दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे जो वीडियो होंगे, वो ना केवल करंट अफेयर्स पे होंगे, बल्कि जनरल नॉलेज पे भी होंगे। क्लियर? और पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास। दोस्तों, भारत आज़ाद हुआ 1947 में और हिमाचल बना 1948 में। क्लियर? तो वहाँ से लेकर यहाँ तक, आज हम 2025 में हैं, यहाँ तक की जो जर्नी रही, यहाँ तक का जो हिमाचल का और हिमाचल के लोगों का जो संघर्ष रहा, यहाँ के नेताओं का जो संघर्ष रहा, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, अगर आपने इसको एंड तक देख लिया बिना रुके हुए, ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी प्रश्न हैं, उनके सभी का सवाल आंसर जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। और इन कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो आपको सारे प्रश्न साथ के साथ मैं बताता भी जाऊँगा। ठीक है? तो आपने उनके नोट्स बना लेने हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। अब जैसे टेट का एग्ज़ाम होगा, टेट जो कमीशन होगा, आगे फिर टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम होगा, अलाइड का एग्ज़ाम होगा, यानी जितने भी हिमाचल के एग्ज़ाम होंगे, उसमें ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल के प्रशासनिक इतिहास को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है? मैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाऊंगा आपको कि वर्ष दर वर्ष क्या क्या हुआ। ठीक है? और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो इंग्लिश में कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैंने इस बात का ख्याल रखते हुए जो भी पीपीटी बनाई है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है? और मैं इसको बड़ी सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा और एक एक चीज इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि हर चीज जो है वो पीपीटी में मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखा है। ये है कि भारत को जो आज़ादी है, वो 15 अगस्त 1947 को मिली। और यहाँ पे हमारे जो गृह मंत्री थे, जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो एक यूनिफाइड इंडिया बनाएं। यानी उस टाइम पे अगर हम चले जाएं, तो राजा और रजवाड़ों का यहाँ पे शासन था, और कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में थी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम देखेंगे हिमाचल के कंटेक्स्ट में, तो अगर पूरे भारत के कंटेक्स्ट में देखा जाए, तो हिमाचल की ठियोग जो है, वो पहली पहाड़ी रियासत बनी जिसने आजाद भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। और दोस्तों, यही प्रश्न पिछले हफ्ते अगर किसी ने हाई कोर्ट का एग्जाम दिया हो, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल की पहली कौन सी पहाड़ी रियासत थी जो आजाद भारत में शामिल हुई थी, तो वो है ठियोग। दोस्तों, ठियोग पड़ती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। फिर अब यहाँ पे जो राजतंत्र है वो समाप्त हो गया, और वो एक प्रजातंत्र का हिस्सा बन गई। लेकिन यहाँ पे प्रशासन तो चलाना था। तो यहाँ पे राम सूरत प्रकाश जी, श्री राम सूरत प्रकाश जी जो हैं, वो ठियोग के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए।
क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए मंत्रियों की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। तो एक रियासत थी ठियोग, तो यहाँ पे ठियोग के प्रधानमंत्री जो हैं, वो श्री राम सूरत प्रकाश को बनाया गया। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं, ठियोग के प्रधानमंत्री। ठीक है, ठियोग रियासत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब ठियोग क्योंकि हिमाचल का हिस्सा बन चुका है, तो अब ये रियासत नहीं, यानी हम ठियोग की बात करेंगे कि ठियोग के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, इसके बाद 15 अप्रैल 1948, वेरी इंपॉर्टेंट डेट एंड ईयर, ये आपको याद रखना है। 15 अप्रैल 1948 हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, यानी हिमाचल एग्जिस्टेंस में आता है। तो अब थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि हिमाचल, क्योंकि यहाँ पहाड़ी रियासतें थी, तो यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा है जिसने एक आवाज उठाई कि इंडिया आजाद हो गया, तो जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक ऐसा प्रांत बनाना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे जो पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी रियासतें हैं, रादर नॉट राज्य, पहाड़ी रियासतें हैं, उनको मिलाकर एक अलग से स्टेट बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठाकुर हजारा सिंह, ठाकुर हजारा सिंह हिमाचल प्रदेश की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्लियर, तो उनका नाम भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठाकुर हजारा सिंह हिमाचल प्रदेश की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब प्रश्न ये उठता है कि हिमाचल प्रदेश का नाम, क्योंकि पहले तो पहाड़ी रियासतें हैं, तो हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश क्यों रखा गया और कैसे रखा गया और किसने रखा। तो दोस्तों, क्योंकि हिमाचल जो है वो हिमालय से घिरा हुआ है, तो हिमाचल का नाम ही है हिमांचल, बर्फ से ढका हुआ। ठीक है, और ये जो हिमाचल प्रदेश नाम है, ये सजेस्ट किया था, यहाँ हमारे हिंदी के एक महान नायक हुए हैं जिनका नाम है दिवाकर दत्त शर्मा। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो पहाड़ी रियासतें हैं उनका नाम हिमाचल प्रदेश रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो दिवाकर दत्त शर्मा जी हैं, इनका संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों, इनका संबंध है मशोबरा से, और जैसा जो शिमला में रहते हैं उनको तो पता है कि मशोबरा जो है वो शिमला के साथ में है। तो बाकियों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि जो मशोबरा है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि क्या हिमाचल का नाम शुरू से ही हिमाचल प्रदेश था, तो नहीं। हिमाचल का नाम सर्वप्रथम जो है वो हिमाचल प्रांत था, हिमाचल प्रांत। अब क्योंकि यहाँ पे प्रशासन को चलाना है, तो यहाँ पे शिवानंद रमोल, शिवानंद रमोल जो हैं वो सिरमौर से थे और पझौता आंदोलन के साथ संबंधित थे। तो यहाँ पे इनको हिमाचल प्रांत का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, इंटरिम, इंग्लिश में इंटरिम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि हिमाचल, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है कि वहां हिमाचल प्रांत नहीं होता, हिमाचल प्रदेश होता है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश के पहले अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो शिवानंद रमौल। ठीक है दोस्तों, आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं यहां से आगे। अब जब हिमाचल प्रदेश की बात आएगी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात आएगी, पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिमाचल प्रांत की। तो हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे एक डेलीगेशन बनाया गया और वो केंद्र सरकार से मिलने गया, और उस डेलीगेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे मंडी के राजा जोगेंद्र सेन। ठीक है, तो मैंने जैसे पहला बोला था कि हर चीज को पीपीटी के अंदर मेंशन नहीं किया जा सकता, तो प्लीज इसको एक अलग से नोट्स बना लीजिए। मंडी के राजा श्री जोगेंद्र सेन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल
वो दिल्ली गया केंद्र सरकार से मिलने के लिए, और केंद्र सरकार ने एक सुझाव दिया कि हिमाचल प्रांत की जगह इसको हिमाचल प्रदेश बोलना चाहिए। और उसे जो प्रतिनिधि मंडल था यानी डेलीगेशन था, उसने स्वीकार कर लिया, और वहीं से इसका नाम हिमाचल प्रदेश बन गया। क्लियर है? यहां तक कि आपको सारी कहानी क्लियर हुई होगी। यानी हिमाचल पहले हिमाचल प्रांत था, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार के कहने पे हुआ, और जो डेलीगेशन दिल्ली मिलने गया था, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, उस डेलीगेशन के जो अध्यक्ष थे वो मंडी के राजा श्री जोगिंदर सेन थे। क्लियर? अब यहां हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो है वो 30 पहाड़ी राज्यों को मिलाकर किया गया था। तो अगला प्रश्न यहां से उठता है कि हिमाचल का निर्माण कितनी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। यहां राज्यों नहीं आएगा, रियासतें आएगी। ठीक है? इन 30 पहाड़ी रियासतों में 4 तो वो पहाड़ी रियासतें थी जो डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में थी, और बाकी जो है 26 पहाड़ी रियासतें जो छोटे छोटे राज्य थे। क्लियर? तो इनको मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, और 4 जिलों के साथ हिमाचल का सफर शुरू हुआ। तो 4 राज्य कौन से हैं? एक है चंबा, दूसरा सिरमौर, तीसरा मंडी। जो मंडी है वो मंडी और सुकेत को मिलाकर बनाया गया था। तो ये भी प्रश्न आता है कि मंडी राज्य जो है, मंडी जिला जो है वो किस किस को मिलाकर बनाया गया था। तो मंडी और सुकेत, जो वर्तमान में सुंदरनगर है। क्लियर? और महासू की अगर हम बात करें तो वर्तमान में महासू जो है, शिमला और शिमला से ऊपर का एरिया जो था उसको महासू कहा जाता है। क्लियर? अभी तक अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप उसको मैसेज बॉक्स में डालकर जरूर बता देना। ठीक है? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हिमाचल, क्योंकि 4 ही डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे हिमाचल को चीफ कमिश्नर के अंडर रखा गया। क्लियर? होल्ड ऑन, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। तो चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया, और फिर चीफ कमिश्नर के साथ एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो इनकी सहायता करेगी। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल शुरू में 4 डिस्ट्रिक्ट, अपना 4 जिलों के साथ शुरू हुआ। तो हिमाचल आरंभ में मुख्य आयुक्त राज्य था। मुख्य आयुक्त राज्य यानी चीफ कमिश्नर स्टेट। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि हिमाचल के पहले पहले जो मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे? तो ये हैं दोस्तों श्री NC मेहता। तो श्री NC मेहता जो है वो हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त बने, यानी चीफ कमिश्नर। क्लियर? अब यहाँ पे अगर चीफ कमिश्नर बने हैं तो उनकी सहायता के लिए एक उप मुख्य आयुक्त यानी डेप्यूटी कमिश्नर भी बनाया गया, जिनका नाम था श्री EP मून। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि हिमाचल के पहले डेप्यूटी कमिश्नर कौन थे? तो दोस्तों ये हैं EP मून। बाद में ये चीफ कमिश्नर भी बनेंगे। क्लियर? अब आगे हम देखेंगे कि जितने भी हमारे चीफ कमिश्नर हुए उनका कार्यकाल क्या क्या रहेगा और यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो पहले मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर थे वो NC मेहता, श्री NC मेहता। इनका कार्यकाल रहा 1948 से लेकर 1950 तक। इसके बाद EP मून जो हमारे पहले डेप्यूटी कमिश्नर थे वो प्रमोट हुए और वो कमिश्नर बने, और इनका कार्यकाल जो है 1950 से लेकर 1951। और तीसरे जो बने ये हैं भगवान सहाय। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश के
जो तीसरे मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे? तो श्री भगवान सहाय, और इनका कार्यकाल रहा 1951 से लेकर 1952 तक। क्लियर है? अब ये हैं आईएएस ऑफिसर्स, लेकिन अब क्योंकि ये बाहर से हैं तो इनकी सहायता के लिए एक एडवाइजरी कमेटी, सलाहकार समिति बनाई गई 30 सितंबर 1948 को। 30 सितंबर 1948, 30 सितंबर 1948, यहाँ एक इनके लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई। तो ये डेट और ये वर्ष आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब इस सलाहकार समिति में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसमें कहाँ कहाँ के राजा थे। दोस्तों यहाँ पे 3 राजा थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थी, ठीक है, एक चंबा, मंडी और बघाट। तो यहाँ के जो राजा थे वो जो मुख्य सलाहकार समिति है उसमें शामिल है। इसके अलावा 6 सदस्य और थे। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो एडवाइजरी कमेटी थी उसमें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालयन रीजनल काउंसिल, इसके कितने सदस्य शामिल थे? तो 6। ठीक है, और ये 6 सदस्यों के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, जिनमें पहले नंबर पर श्रीमती लीलावती आएंगी, सेकंड नंबर पे श्री मेहता अवतार चंद, फिर स्वामी पूर्णानंद। और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि स्वामी पूर्णानंद का संबंध कहाँ से था? दोस्तों ये है मंडी से। क्लियर? फिर आता है क्वेश्चन, अगले जो मेंबर थे उनसे पंडित पद्मदेव से। पंडित पद्मदेव को हम किस नाम से जानते थे? तो इसके अलग से नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर चीज को पीपीटी के अंदर शामिल करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो पंडित पद्मदेव से प्रश्न ये आता है कि पंडित पद्मदेव को हम किस और नाम से जानते हैं? तो इनको बोला जाता है कविराज। ठीक है, और आखिरी मेंबर जो है वो श्री शिवचंद दास। क्लियर? तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल जो है वो चीफ कमिश्नर स्टेट रहा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आता है कि हिमाचल कब से कब तक चीफ कमिश्नर स्टेट रहा? तो 1948 से लेकर 1951 तक। और यहाँ पे 1950 में 51 में एक डेवलपमेंट होती है और हिमाचल को सी कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, सी श्रेणी में रखा जाता है। अब दोस्तों ये सी श्रेणी क्या चीज थी? तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो पूरा इंडिया है उसको 3 भागों में बांटा गया, ए बी सी। तो जहां तो क्षेत्रफल बड़ा था, जहां डिस्ट्रिक्ट ज्यादा थे, उनको कैटेगरी ए में रखा गया। जहां पे उनसे कम राज्य थे, कम जिले थे, उनको कैटेगरी बी में रखा गया, यानी राजा रजवाड़े वाले। और जो छोटे छोटे, जहां पे क्षेत्रफल बड़ा छोटा था और कम डिस्ट्रिक्ट थे, उनको रखा गया कैटेगरी सी में। क्लियर है? तो हिमाचल को सी कैटेगरी में रखा गया। अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि जो हिमाचल को सी कैटेगरी में रखा गया, तो हिमाचल में ही एक और एक राजा थे, राजा अनंत चंद, जो बिलासपुर के अंतिम राजा थे। उन्होंने हिमाचल में शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो हालांकि वो इंडिया में तो रहेंगे लेकिन वो हिमाचल में शामिल नहीं होंगे, तो उनको एक अलग राज्य घोषित किया गया और उनको भी सी कैटेगरी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो प्रश्न यहां से ये भी आता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसको सी कैटेगरी का दर्जा दिया गया था? तो वो है बिलासपुर। डन। अब दोस्तों जैसा आपको पता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और उस संविधान के अनुसार देश में एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब उस संविधान के अनुसार देश में और प्रदेश में
चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट चल रही थी वो एक इलेक्टेड नहीं थी, वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी कैबिनेट मिशन द्वारा। क्लियर है? अब 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो केंद्रीय सरकार, जिसके जो प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तब ये निर्णय लिया गया कि 1952 1952 में यहाँ पे चुनाव करवाए जाएंगे। क्लियर है? 1952 में चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र ऐसे थे जहां बर्फ पड़ जाती थी और वो पूरे देश से कट जाते थे। क्लियर? अब यहाँ एक निर्णय लिया गया कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां बर्फ पड़ जाती है वहां पे वोटिंग पहले करवा ली जाएगी। ठीक है, वोटिंग पहले करवा ली जाएगी, लेकिन उनकी काउंटिंग बाद में की जाएगी जब सारे के सारा इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे किन्नौर में डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान का जो किन्नौर है, और उस टाइम पे ये चिन्नी कहलाता था। ठीक है, चिन्नी। तो ये शिमला का ही हिस्सा हुआ करता था, महासू का। तो यहाँ पे वोटिंग सबसे पहले हुई, और यहाँ हिमाचल और भारत के पहले वोटर जो बने वो बने श्री श्याम शरण नेगी। ठीक है, तो पूरे भारत के पहले जो वोटर बने वो श्री श्याम शरण नेगी, जिनका संबंध जो था वो चिन्नी से था, जो वर्तमान में कल्पा कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। क्लियर? अब अगला प्रश्न ये उठता है कि हिमाचल में जब पहली विधानसभा के लिए चुनाव हुआ तो कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 36 विधानसभाओं के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब चुनाव हुआ और भारत में फिर 1952 में इलेक्शन हो गए, जनरल इलेक्शंस, तो फिर उसके बाद रिजल्ट आया। और क्योंकि हम हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम हिमाचल पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1952 में जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे सरकार बनाई और डॉक्टर वाई एस परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो डॉक्टर वाई एस परमार जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रश्न तो ये भी सिंपल सा आता है और ये आई थिंक सभी लोगों को पता है, लेकिन प्रश्न आता है यहां से कि डॉक्टर वाई एस परमार ने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जो ली थी वो किस दिन ली थी और किस वर्ष ली थी? तो दोस्तों ये डेट और ये मंथ और आपको ईयर याद रखना है। 24 मार्च 1952, 24 मार्च 1952। क्लियर? अब यहाँ पे मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। अब यहाँ पे विधानसभा चलेगी और विधानसभा की कार्यवाही को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए यहाँ पे स्पीकर होगा। तो अगर प्रश्न ये आ गया कि हिमाचल विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो दोस्तों ये हैं पंडित जयवंत राम। क्लियर? तो हिमाचल विधानसभा के पहले स्पीकर पंडित जयवंत राम। अब क्योंकि यहाँ पे पहले स्पीकर चुन लिए गए हैं तो उनकी सहायता के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर भी चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो हिमाचल विधानसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर बने श्री कृष्ण चंद्र। क्लियर? यहां तक आई होप सभी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर? जितने भी दोस्तों मेरी एडवाइस है, जितने भी आप नोट्स बना रहे हैं, आप प्लीज उनको केयरफुली बनाइए, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक चीज मेंशन की है, बहुत डिटेल में जाके मेंशन की है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न, अपने अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो यहाँ पे हिमाचल में भी लोकसभा के इलेक्शन हुए होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हिमाचल इंडिया में जो हमारा प्रजातंत्र है उसका बाई कैमरल सिस्टम है, यानी यहाँ पे दो सदन होंगे। तो यहाँ पे राज्यसभा भी होगा और लोकसभा भी होगा। ठीक है,
जैसा आप सभी जानते हैं, लोकसभा में जो सदस्य हैं वो चुन के जाएंगे और राज्यसभा में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। डन। तो पहले हम देखते हैं कि हिमाचल से कौन कौन व्यक्ति जो है वो लोकसभा में चुन के गया। तो जो पहली लोकसभा थी उसमें श्री आनंद चंद जो हैं वो किसी पार्टी के टिकट से नहीं लड़े, वो इंडिपेंडेंटली लड़े। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो हमीरपुर थी, और हमीरपुर में बिलासपुर भी आता है। ठीक है, और ये स्वतंत्र रूप से लड़े थे और ये जीत के गए। दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हिमाचल से थे उनका नाम था श्री हेमराज, जो कि कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के गए। तीसरे जो मेंबर थे, तीसरे मेंबर, इनका नाम है श्री टेकचंद, और श्री टेकचंद जो है वो शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के गए और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। श्री हेमराज जी भी कांग्रेस से और श्री टेकचंद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है। अब दोस्तों आते हैं चौथे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे, और हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चौथे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थी हमारी, वो थी राजकुमारी अमृत कौर, और ये मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के गई हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल की राजकुमारी अमृत कौर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनी थी, तो मंडी से। और मंडी में महासू भी आता है, महासू का क्षेत्र। ठीक है। यहाँ ये जो शिमला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ जो शिमला है ये शिमला ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, जो टूटीकंडी वाला एरिया है वो वाला, और ये जो महासू क्षेत्र है ये बाकी का एरिया है। डन। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, ये प्रश्न पूछा क्यों जाता है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि राजकुमारी अमृत कौर का संबंध जो था वो तो शिमला से था। ठीक है, लेकिन ये चुनाव लड़ी थी मंडी से। क्लियर है। और अगर आपको याद हो, हिमाचल जो मंडी क्षेत्र है ये पूरे इंडिया का सेकंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्लियर। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर मंडी दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, तो पहली कौन सी है? क्लियर। तो ये प्रश्न मैं आपको यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। तो मेरी आप सभी को एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज बॉक्स में इसको जरूर मेंशन करें। फिर तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। जैसा मैंने आपको अभी बताया दोस्तों कि राजकुमारी अमृत कौर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो अगली जो स्लाइड है वो डेडिकेटेड है राजकुमारी अमृत कौर को। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन द्वारा जो सरकार है वो चुनी गई थी। इट वॉज नॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर जो है वो पहली कैबिनेट मिनिस्टर थी, पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है कि भारत की कैबिनेट में, भारत सरकार की कैबिनेट में पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो ये है राजकुमारी अमृत कौर। क्लियर। वहीं अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो भारत की पहली जो हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। तो ये प्रश्न भी आता है, भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो ये भी राजकुमारी अमृत कौर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राजकुमारी अमृत कौर का संबंध शिमला से था, तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है, थोड़ा अगर हिस्ट्री में जाएं तो जब पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट चली हुई थी, तो शिमला में लीडर कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर जो लीड कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट को, वो कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। क्लियर है। और वहीं यहाँ पे प्रश्न आता है कि यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 1946 में, 1945-46 में यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दी जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने यूनेस्को कॉन्फ्रेंस 1945 1946 में पार्टिसिपेट किया था, तो वो आएंगी राजकुमारी अमृत कौर। क्लियर। अब यहाँ पे आजादी के बाद भी जब इलेक्शन हो गए
तो भारत की जो प्रायोरिटी थी, वो थी, पहला जो प्रायोरिटी थी वो तो अनाज था, ठीक है, जिसको हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन सेकंड जो प्रायोरिटी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे, उनका था, जो विजन था वो था स्वास्थ्य, कि इंडिया में एक ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो सभी जितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं उनको टैकल कर सके और आने वाली जनरेशन के लिए नए डॉक्टर्स बना सके। तो यहाँ पे एम्स बनाने की एक विजन था कि एम्स बनाया जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है। लेकिन भारत के पास पैसा नहीं है इतना कि वो एम्स बना सके। तो भारत की सहायता एम्स बनाने के लिए बहुत सारे देशों ने की, जिनमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, और इंग्लैंड ने भी हेल्प की। क्लियर है? अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। और इसी संदर्भ में 1956 में राजकुमारी अमृत कौर ने अपना जो निवास स्थान था उनका शिमला में, जिसका नाम था मनोर विला, उसको भी बेच दिया। क्लियर? तो इट वाज अ ग्रेट सेक्रीफाइस बाय ऑल द लीडर्स। तो मनोर विला, यहां से प्रश्न ये आता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि राजकुमारी अमृत कौर का संबंध जो है वो शिमला से था। तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि राजकुमारी अमृत कौर का निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों ये है मनोर विला। क्लियर है? तो इन्होंने मनोर विला तक बेच दिया। अब वहीं अगर हम बात करें, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं पहले इतनी नहीं थी, तो एक मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिसे आम भाषा में टीबी बोलते हैं, तो मलेरिया और टीबी जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पे इसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के खिलाफ। और उसकी जो लीड किया, उस कैंपेन को, उस अभियान को जो लीड किया, क्योंकि राजकुमारी अमृत कौर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री है, तो यही करेंगी। तो ये प्रश्न भी आता है। अब यहाँ पे मैंने बीसीजी वैक्सीन लिख रखा है। दोस्तों यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन के साथ राजकुमारी अमृत कौर का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे मैंने क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस लिखा है, तो 2000, ये जो लास्ट एक तो अभी पुलिस का टेस्ट हुआ है, इससे पहले जो पुलिस का टेस्ट हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी से बचाव के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में मैंने यहाँ पे ये लिखा है बीसीजी वैक्सीन। क्लियर? तो टीबी के कंटेक्स्ट में इसको लिखा गया है, अदरवाइज इसको राजकुमारी के साथ जोड़कर देखने का कोई भी सवाल नहीं होता। क्लियर है? तो दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे वीडियो को। तो ये पार्ट 1 है। अगला वीडियो जो होगा वो फिर से एडमिनिस्ट्रेशन पे ही होगा हिमाचल के, तो उसको जरूर देखिए। तो यहाँ तक आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी और आपने देखा होगा मैंने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको ये चीज बताई है। अगर फिर भी आपको ये लगता है या आपके नॉलेज में कोई ऐसी चीज है जो मुझसे छूट गई हो, तो प्लीज उसको मैसेज बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सुझाव, आपका जो कमेंट होगा उसको जरूर शामिल किया जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है? लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्लियर है? ऑफलाइन क्लासेस के लिए, यानी जो हमारी रेगुलर क्लासेस डेली जो दिन में चलती हैं, उसका उसके बारे में मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में अपना पूरा एड्रेस मैं सारा बता दूंगा। तो इन केस कोई इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ उस एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।